गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 12th। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी और जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन, यानी कि जिसको कि हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन की जब हम जनरली बात करते हैं तो मैं आपको बहुत साधारण से शब्दों में उसको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण या हम लोग जो है एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण के कारण जो प्रदूषित गैसें होती हैं, या जो हानिकारक, जिसे हम हानिकारक हैजार्डियस गैसेस कहेंगे, जो हानिकारक गैसेस होती है जब वो वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में जाकर जो वायुमंडल में जलवाष्प होती है और जो जल होता है उसमें जाकर मिल जाती हैं, तो उनके मिलने से, गैसेस के जल से मिलने से रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है और एसिड या अम्ल का निर्माण होता है। तो ये जो एसिड या अम्ल बनते हैं जल के साथ रिएक्शन करने से, वाटर के साथ घुलने से, वाटर के साथ सॉल्युबल होने से इन गैसेस के, फिर जब ये जल वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है, वापस अर्थ पर गिरता है, आप लोग जानते ही हैं रेनफॉल होता है, रेनफॉल के थ्रू, तो उसे हम एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अभी जैसा कि हम लोग परिभाषा की बात करें तो अम्लीय वर्षा की परिभाषा देखते हैं कि विभिन्न उद्योगों की विभिन्न उत्पादक इकाई से निकले, क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस से वायुमंडल में जलवाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। वह वर्षा जिसके पानी में गैसेस मिल जाती है वह अम्ल वर्षा कहलाती है। इंग्लिश में हम लोग देखें तो एसिड रेन इज कॉज्ड बाय एमिशंस of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide from different production process of various industries which react with the water molecules in atmosphere to produce acids. The rain that is usually acidic is known as acid rain। तो ये आपको बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो हमने बात करी है वो हमने बात करी है तीन गैसेस की। हमने यहाँ पर कितनी गैसेस की बात करी है? तीन गैसेस की बात करी है। पहली जो गैस की हमने बात करी है वो बात करी है हमने कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कौन सी गैस की हमने सबसे पहले बात करी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? CO2 के नाम से जानते हैं। दूसरी जो गैस है जिसकी हमने बात करी है वो बात करी है सल्फर डाइऑक्साइड की। आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कि हम किस नाम से आगे पुकार रहे हैं, किस केमिकल नेम से जानते हैं? तो उसको हम SO2 के नाम से जानते हैं। और इसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं तीसरी गैस की, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? यहाँ पर उसको हम कह रहे हैं NO2 के नाम से जान रहे हैं। तो बेसिकली देखिए कि एसिड रेन जो है, जो अम्लीय वर्षा है, उसके पीछे ये तीन गैस का कारक सबसे बड़ा हमें दिखाई देता है। कौन सी गैसेस हमें दिखाई दे रही हैं? अभी हमने इस परिभाषा में देखी, CO2, NO2 और SO2। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस हमारे पास आ जाती हैं। अब अभी हम आगे देखते हैं और क्या होता है। अब आगे कहा जाता है कि सामान्यतः वातावरण में 60% से 90% अम्लीयता H2SO4 के कारण होती है और 30 से 40% जो अम्लीयता है, एसिडिटी जो है, वो HNO2 के कारण होती है। आप दो चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ों की बात करी गई। यहाँ पर एक तो कहा गया H2SO4, ठीक है, और दूसरा कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया? दूसरा कहा गया HNO2, है ना। ये दो चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। एक्चुअली HNO2 ने होके HNO3 होगा, सॉरी मैंने HNO2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से, है ना। ये दो चीज़ों की यहाँ पर बात करी, 60 से
90% किसके कारण हुआ है? H2SO4 के कारण। और HNO2 के कारण कितना, HNO3 कह लें, किसके कारण कितना हो रहा है यहाँ पर? तीस से, तो बड़ी लंबी लाइन खिंच गई 30 to 40%। यानी हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं HNO जो 3 है उसके कारण हो रहा है 30 से 40%, और H2SO4 के कारण हो रहा है 60 से 90%। ये रीज़न है एसिड रेन का, है ना। तो जनरली 60 to 90% एसिड रेन occurs ड्यू टू H2SO4 एंड 30 to 40% इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HNO3। मैंने यहाँ 2 लिख दिया, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, HNO2 ना होके HNO3 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, HNO2 की जगह HNO3 कर लीजिएगा, ये यहाँ पर है। तो उसके कारण जो है एसिड रेन जो है वो होती है। अब ये कैसे बनेंगे? हमने दो बातें करी यहाँ पे, H2SO4 की बात करी, SNO3 की बात करी। ये कैसे बनेंगी अभी हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं कि अम्लीय वर्षा या एसिड रेन में और क्या होता है ना। तो अम्लीय वर्षा या एसिड रेन में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है। द लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इंक्रीज ड्यू टू एसिड रेन। यानी वर्षा जो जल है ना, जो जल है, जो वाटर है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और ये जो इंक्रीज्ड लेवल होता है, आप इसको समझिएगा कि ये जो इंक्रीज लेवल होता है किसका? हाइड्रोजन आयन्स का। ये जो हाइड्रोजन आयन्स का इंक्रीज लेवल होता है, इसको नापने के लिए हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, वैल्यू यूज़ करते हैं pH वैल्यू के नाम से जानते हैं, स्मॉल p और कैपिटल H। ये जो pH वैल्यू होती है, इससे हम लोग क्या नापते हैं? हाइड्रोजन लेवल नापते हैं, ठीक है। एसिड वैल्यू ऑफ वाटर आर मेजर्ड एट pH, है ना, pH वैल्यू नापते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा या जो एसिड रेन होती है उसका जो वाटर होता है उसकी pH वैल्यू होती है 5.25, यानी 2.525 ये होती है pH वैल्यू, ठीक है। किसकी? एसिड रेन जो होता है उसका जो पानी होता है, उसका जो वाटर होता है उसकी। द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज बिटवीन 5 to 2.5 का, सीधा 2.5 to 5 भी हम लोग कह सकते हैं इसकी pH वैल्यू होती है ना। ये चीज़ आपके समझ में। अब अपन आगे चलते हैं। जो मैंने पहले कहा था यहाँ पर स्टार्टिंग में कि 3 गैसेस की हमने बात करी थी, है ना। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ध्यान रखिएगा कौन कौन सी गैसेस की हमने बात करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की हमने यहाँ पर बात करी थी। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की हमने यहाँ पर बात करी थी। ये तीनों गैसेस की बात हमने करी थी। साथ में हमने आगे पढ़ा था, एक तो H2SO4 की बात हमने करी थी कि भैया ये जो है 60 से 90% तक उत्तरदायी है किसके लिए? एसिड रेन के लिए। इसी तरह से हमने बात करी HNO3 की बात करी हमने, है ना। इसको कहा कि भैया ये जो है ये 30 से 40% तक उत्तरदायी है ना। ये बात हमने करी। तो अब आप देखिए कि जो है हम जो भी बात कर रहे हैं कि कितने में क्या होगा, कैसे बनता है, ये मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कैसे बनता है। तो अब वो हम देखते हैं कि बनता कैसे है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि SO2 प्लस H2O। SO2 क्या है? वापस बात करता हूँ मैं। SO2 हमने बात किसकी करी थी? हमने बात करी थी SO2 की। पहले बात करी क्या, याद आया आपको? हमने अभी चैप्टर में स्टार्टिंग में ही SO2 की बात करी थी। यानी इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड,
है ना। क्या कहा हमने इसको, सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने पहले पढ़ा था, प्लस क्या हुआ हम लोग वापस से देख लेते हैं कि हमने बात करी SO2 की। SO2 किससे जुड़ा, H, मैं वापस से बार बार गलती कर देता हूँ लिखने में, SO2, और ये जुड़ा पानी से, यानी पानी किसको कहेंगे, वाटर क्या होगा, वाटर होगा H2O। और जब ये दोनों मिले तो क्या बना, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, या जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर SO2 को हमने क्या कहा, ये क्या है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि भाई नेक्स्ट में क्या बना। ठीक है, एक मिनट, हमारी PDF बंद हो जाती है कई बार। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बना। तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बनता है हमारा NO2 की बात हम लोग कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं नेक्स्ट में हम लोग, NO2 की बात कर रहे हैं, है ना। NO2, ये क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड किससे मिला, H2O से मिला। तो क्या बना, तो बना HNO3, है ना, HNO3, या जिसे हमने नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड का नाम दिया, है ना। तो आप देखिए, हमने कहा था सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से 60 से 90% तक, 60 to 90% एसिड रेन के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी HNO3 की, यानी नाइट्रिक एसिड, और उससे हमने कहा था कि कितना उसके लिए हमने जो है बोला था कि भाई यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, वो 30 से 40% के होते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है CO2 आप सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं, प्लस H2O। तो क्या बना, H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड बनता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, अब ये केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, देखिए आपने को इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये जो गैसेस हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जब ये पानी के साथ, जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, केमिकल रिएक्शंस करती हैं, तब जाकर ये एसिड बनता है, तब जाके एसिड्स जो है वो डेवलप होते हैं, है ना। इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से सबसे पहले समझना है। ठीक है, और जब ये एसिड बन जाते हैं तो ये जो एसिडिक वाटर होता है, ये जो अम्लीय जल होता है, जब ये वर्षा के रूप में धरातल पर नीचे आता है, ज़मीन पर आता है, तो हम कहते हैं कि भाई क्या हुआ, अम्लीय वर्षा हुई, है ना, अम्लीय वर्षा हुई, या जिसे हम कहते हैं कि एसिड रेन हुई, है ना। अभी हमने एक चीज़ और देखी थी यहीं पर कि हमने देखा था कि जो एसिड रेन है, ठीक है, वहाँ पर एसिड रेन में जो pH वैल्यू होती है, वो pH वैल्यू एसिड रेन की 2.5 से 5 के बीच में होती है। क्या होती है ये, pH वैल्यू, है ना। और pH वैल्यू के बारे में हमने कहा था कि भाई ये क्या बताती है, एक्चुअल में हाइड्रोजन आयंस के लेवल को बताती है, हाइड्रोजन आयनों के स्तर को ये बताती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस pH वैल्यू के थ्रू ही कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी विलयन जो है, या कोई भी जो हम लोग बात करते हैं विलयन वगैरह, या कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ एसिडिक है या वो पदार्थ जो है वो एल्कलाइन है, एसिडिक और एल्कलाइन, या जिसे हम कहते हैं अम्लीय एवं क्षारीय, उसकी हम बात करते हैं। तो कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, ये हमें पता, या हम कहें एसिडिक है या एल्कलाइन है, ये हमें इस pH वैल्यू से पता चलता है। ये जो pH वैल्यू होती है, इसका जो बीच की वैल्यू होती है वो होती है 7, आप ध्यान रखिएगा 7। ठीक है, और 7 से जब आप जो है कम की ओर जाते हैं, इस तरफ माइनस की ओर जाते हैं, ना 7 से आप 6 की ओर जाते हैं, 5 की ओर जाते हैं, 4 की ओर जाते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं एसिडिक, एसिडिक, है ना। क्या कहते हैं इसको, एसिडिक, या हम लोग इसको कहते हैं
अम्ल। किसी की भी वैल्यू अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। और अगर उसकी एसिड वैल्यू 7 से ज़्यादा है, यानी 8 है, 9 है ना, इस तरह से 7 से ज़्यादा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एल्कलाइन। क्या कहते हैं उसको, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में एल्कलाइन, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अम्ल यानी पीएच वैल्यू 7 से कम, और 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय यानी एल्कलाइन। ठीक है, यानी 7 से कम तो एसिड या अम्ल, और 7 से ज़्यादा तो एल्कलाइन या क्षारीय। साइंस में आप लोगों ने जो है अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में बचपन में पढ़ा होगा ये। तो उसी से हमें पता चलता है कि कोई भी जल या कोई वस्तु एसिडिक है या नहीं। तो एसिड जो हमारी रेन है उसमें जो वाटर होता है, उसका जो पानी होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, उस वाटर की जो वैल्यू होती है, वो मेरे भाई 2.5 से 5 होती है। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो जल है ये अम्ल है, ये अम्लीयता लिए हुए है, ये एसिडिटी लिए हुए है। तो इस चीज़ को समझना। और ये एसिडिटी हमें किससे पता चल रही है, पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू क्या बता रही है हमें, हाइड्रोजन जो आयंस है उनका लेवल बता रही है। ये चीज़ हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है उसका लेवल वो बता रही है। ये चीज़ आपके मेरे हिसाब से अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अभी तक हमने बात करी एसिड रेन की, उसको देखते हुए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं अम्लीय वर्षा के कारणों की। कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन की हम लोग बात करते हैं। देखिए, कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन की बात करें या अम्लीय वर्षा के कारण की बात करें तो जनरली जो है उसमें जो प्रमुख कारण है, उसके जो प्रमुख कारण हैं वो यही है। जो अलग अलग हम लोग गैसेस की बात करते हैं उसके जो प्रमुख कारण हैं, उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई NO2 है। ठीक है, NO2 के साथ साथ जो है हम लोग कहते हैं SO2 है। ठीक है, फिर हम लोग उसके साथ कहते हैं NO है। NO के साथ साथ CO2 की बात करते हैं, यानी हमने बात करी यहाँ पे NO2 को कहा, SO2 को कहा, CO2 को कहा, और उसके साथ साथ हमने NO को कहा, है ना। ये जो गैसेस हैं इनको असल में हम लोगों ने क्या कहा, एसिड रेन का कारण कहा। सही बात है, ये जो प्रदूषक गैसेस हैं, है ना, प्रदूषक गैसेस, पॉल्यूटेड गैसेस मैंने इसको कहा, है ना, ये हार्मफुल गैसेस जो हैं, ये जब जाके जल में मिलती हैं तो जब जल के साथ ये अभिक्रिया करती हैं, वाटर के साथ में ये केमिकल रिएक्शंस करती हैं, तो उससे ये एसिड डेवलप करती हैं, उससे ये अम्ल का निर्माण करती हैं, जो अम्ल वर्षा के रूप में हमारे पास नीचे आता है। ठीक है, तो इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड की हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के जो रीज़न है, जो कारण है, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं कि भैया अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण NO2, SO2, NO और CO2 आदि गैसेस हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन इज प्रेजेंस ऑफ NO2, SO2, NO एंड CO2 गैसेस इन एटमॉस्फेयर। जो वातावरण में ये गैसेस होती हैं उसका वो प्रमुख कारण बनता है किसका, अम्लीय वर्षा का, या हम बात करें एसिड रेन का। ठीक है, अब इसमें से एक प्रमुख गैस की हमने बात करी, और वो प्रमुख गैस कौन सी थी, SO2 की हमने बात करी, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी। तो SO2 के जो सोर्सेज हैं, है ना, SO2 के जो सोर्सेज हैं, द सोर्सेज ऑफ SO2 आर, उसके कुछ सोर्सेज की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं SO2 के, वो देखते हैं। कौन कौन से सोर्सेज है भाई, कि भाई जो SO2 को उत्सर्जित करते हैं, जिससे SO2 जो है वो वातावरण में आती है। तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं हम लोग कोयला, ऑटोमोबाइल, वो जल विद्युत संयंत्रों के कारण वातावरण में आती है। तो इनमें जो कोयला जलाया जाता है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो व्हीकल्स है, उनके से जो धुआं निकलता है, उनके कारण ये एटमॉस्फेयर में जाती है। ड्यू टू ऑटोमोबाइल और थर्मल पावर और
कोल, है ना, या कॉल लिख दिया है कि कॉल को आप कोल पढ़ें, तो ड्यू टू ऑटोमोबाइल और कोल और थर्मल पावर प्लांट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद ताप शक्ति गृह, जहाँ भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है। सीधी सी बात है भैया, कोयले जलेगा तो गैसेस निकलेगी, और कौन सी गैस निकल रही है? SO2 निकल रही है। तो यूज क्वांटिटी ऑफ कोल इज बर्न इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के लिए हम लोग जो है थर्मल पावर प्लांट जो होता है, ताप शक्ति गृह, वहाँ पर कोयले को जलाते हैं बिजली के उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, और उस जो कोयला जलता है उससे SO2 क्रिएट होती है। इसी तरह से खनिज तेल शोधनशाला, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उनके थ्रू जो गैसेस निकलती है वो SO2 का कारण बनती है, वो SO2 निकलती है, हम लोग मानते हैं। स्वचालित वाहन की बात करें, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो डीजल और पेट्रोल जलता है उससे SO2 निकलती है। जीवाश्म ईंधन जो है उसके दहन को कहें, बर्निंग फॉसिल फ्यूल की बात करें, यानी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कौन कौन से आ गए फॉसिल फ्यूल में, आप देख लीजिए, कोयला भी आ जाता है, यानी कोल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, पेट्रोल भी आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनका जलने से, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके जलने से जो है क्या होता है? SO2 निकलती है, जो कि वातावरण में एक कारक बनती है, किसका? एसिड रेन का या अम्लीय वर्षा का जो है वो एक कारक बन जाती है, या हम कहें कि बनती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं अम्लीय वर्षा के प्रभाव की, है ना, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। कि भैया इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, ये जो सारी बातें हमने करी, है ना, कि भाई एसिड रेन जो है उसका इम्पैक्ट क्या है? हम लोग ऐसे बात तो कर रहे हैं कि एसिड रेन एसिड रेन एसिड रेन, तो क्या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है भी या नहीं है? एडवर्स इफेक्ट है भी या नहीं है? नहीं भाई, बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट है किसका? अम्लीय वर्षा का, या हम जिसे कह रहे हैं एसिड रेन का। तो बात कर रहे हैं वापस से एसिड रेन के इफेक्ट्स की। सबसे पहला जो इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अम्लीय वर्षा से मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है, ठीक है, और इसी अम्लीयता से, सॉरी अधिगमलता, बहुत सारी इस बार सॉरी मैं कहूँगा थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसी अम्लीयता से, यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होना है वो होना है अम्लीयता से, अम्लीयता, ठीक है। अम्लीयता से मिट्टी के खनिज एवं पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी की जो रासायनिक संरचना है वो बदल जाती है। तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस ड्यू टू हाई एसिडिटी, ठीक है। तो द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल जो है वो हाई एसिडिटी के कारण जो है वो कम हो जाती है ना। और साथ में क्या होता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस ऑफ सॉइल आर क्या हो जाते हैं? लॉस्ट। यहाँ पर मैं आपको ये और लिखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ये यहाँ पर ये मेंडल्स हो गया है, तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ, फाइल नहीं है ये, सॉइल है, सॉइल आर लॉस्ट, ठीक है। तो जो मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं। और केमिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बार बार फाइल आ गया है यहाँ पर, सॉइल होगा ये वर्ड यूज। केमिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वाज चेंज, जो मृदा का, मिट्टी का जो रासायनिक संरचना होती है वो बदल जाती है। और ऑब्वियसली अगर पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा? वो मृदा पोषक ही नहीं रह पाएगी, वो मृदा जो का जो उपजाऊपन है, उसकी जो उर्वरता है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगी, उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन मिलना चाहिए, जो फसल उत्पादन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो हमारे लिए यूज़लेस हो जाएगी। और इससे तो सीधा सीधा हम पर इम्पैक्ट ये आएगा कि हमारे भोजन की कमी हो जाएगी, फूड की जो कमी है वो हमें दिखाई देने लगेगी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। दूसरा जो कारण, जो
नुकसान जो एडवर्स इफेक्ट है वो उसकी हम बात करें तो अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अभी हमने पहले भी देखा कि ड्यू टू एसिड रेन सॉइल एसिडिटी इंक्रीजेज, जिससे पादप और जंतु जगत को हानि होती है और जैविक प्रक्रियाओं का अवनयन हो जाता है, जिससे क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑल्सो गेट डिग्रेडेड। देखो एक चीज़ है कि एसिडिटी इंक्रीज होने से जो पादप और जंतु जगत है, ठीक है, जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है उसमें जो हम ये कहें कि ऑर्गेनिक प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, जो बहुत सारे साइकिल वर्क कर रहे हैं, वो साइकिल जो चल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं उन पर एडवर्स इफेक्ट आता है। वो साइकिल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि क्या होता है मिट्टी की सॉइल की जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होने से उन साइकिल्स को मूव करने में, उन साइकिल्स को पूरी तरह एक्टिव होने में जो है वो एडवर्स इफेक्ट आता है, उनको दिक्कत जो है वो आती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कारण हो जाता है, नुकसान हमें इससे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं। जल स्रोतों तथा झील नदी आदि की अम्लीयता बढ़ने से पानी के जीवों को व वनस्पतियों पर हानिकारक असर देखने को मिलता है। इंक्रीज ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेज लाइक लेक रिवर एक्सेट्रा हैव एडवर्स इफेक्ट एंड एक्वेटिक एनिमल एंड वेजिटेबल। सीधी सी बात है, जो पानी के जीव और जो वनस्पतियाँ हैं उन पर जो है हानिकारक असर हमें देखने को बहुत ज़्यादा जो है मिलता है। जो हम लोग बात कर सकते हैं द इंक्रीज ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर इन वाटर सोर्सेज लाइक लेक रिवर एक्सेट्रा हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्वेटिक एनिमल्स एंड वेजिटेशन, है ना। तो आप ये देखिए कि इन पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही क्योंकि अम्लीयता बढ़ गई तो जो उनका प्राकृतिक निवास था, है ना, जो जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक निवास था, प्राकृतिक आवास था, ठीक है, वो बदल गया, है ना। जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वो चेंज हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो है नेचुरल हैबिटेट में चेंजेस आएंगे तो उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एक जो है बहुत बड़ा हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल भी मिलेगा कि यूएसए यानी अमेरिका, नॉर्वे, ठीक है, यूएसए की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर जो लेक्स है ना उनमें कई जो जैविक समुदाय थे, जो बहुत सारे जो उनमें बायोटिक कंपोनेंट्स थे वो ख़त्म हो गए। कहाँ कहाँ पर ख़त्म हो गए, कहाँ कहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं यूएसए की, है ना। यूएसए के अलावा हम लोग कह रहे हैं नॉर्वे, है ना, स्वीडन। यहाँ पर जो लेक्स है ना, इन लेक्स में बहुत सारे जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स थे जो वहाँ के उन झीलों में, वहाँ की जो झील थी उन झीलों में जो जैविक ये कहें कि समुदाय थे वो ख़त्म हो गए। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो रहा है वो एसिड रेन रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमें एग्जाम्पल के तौर पे भी देखने को मिल जाता है। चौथा हम लोग बात करें तो पेयजल भंडार दूषित हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा से मानव में स्वास्थ्य, ठीक है, और चर्म रोग की बीमारियां हो जाती हैं, आँखों में जलन की समस्या हो जाती है। सही बात है भैया, हमारे पे भी तो एडवर्स इफेक्ट आएगा कि भाई पेयजल भंडार दूषित हो रहे हैं, मानव के जो स्वास्थ्य है ना, मानव के स्वास्थ्य पर जो है एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। सांस और त्वचा की बीमारियां, यहाँ पर मैं वापस कर रहा हूँ, सांस और त्वचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग और स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। आँखों में जलन की समस्या हो जाती है। इट लीड्स टू पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। भाई ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज जो है पेयजल भंडार वो दूषित हो जाते हैं, पानी पीने योग्य नहीं रहता। और ह्यूमन जो है वो प्रॉब्लम फेसेस करता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है ह्यूमन? फेसेस प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की समस्या, स्किन प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या, और इरिटेशन इन आइज़,
ड्यू टू एसिड रेन, आँखों में जलन की समस्या, ऐसी समस्याएं जो है वो जो है ह्यूमन फेस करता है, देखता है, उसके सामने आ जाती हैं। क्योंकि एसिड रेन में जो एसिड होता है वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाएगा, त्वचा पे गिरेगा तो त्वचा पे नुकसान करेगा, स्किन पे को प्रॉब्लम देगा, आँखों में जाएगा तो आँखों को प्रॉब्लम देगा। तो हम जब उसको को इनहेल करेंगे तो हमारे फेफड़ों तक जाएगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट हमें ह्यूमन पे भी देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो पेड़ पौधों की बात आ जाती है। अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसकी पत्तियों की सतह पर मोम जैसी परत जमा हो जाती है और पत्तियों के जो रोम छिद्र हैं, ठीक है, जिसे हम स्टेटमेटा कहते हैं, स्टोमेटा का नाम हम लोग इसे कहते हैं, रंध्र भी जिसे हम कहते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जनन होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो मंद पड़ जाती है, बंद पड़ हो जाती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारी पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर जो है इस तरह से आपको छिद्र जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से इस तरह से रंध्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये रंध्र क्या होते हैं कि ये रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि पत्तियों की सतह के ऊपर क्या होता है कि मोम की एक परत जमा हो जाती है, मोम जैसी एक परत जमा हो जाती है और ये रंध्र बंद हो जाते हैं। अब ये रंध्र बंद हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो मंद पड़ जाती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो एसिड रेन एडवर्सली इफेक्ट फॉरेस्ट, a layer of wax spread on the surface of leaves which led to closing of stomata due to this organic process like photosynthesis, growth production, evaporation etc. slows down। तो इस तरह के जो भी यही कह सकते हैं जो जैविक क्रियाएं होती है, जो बायोटिक साइकिल वर्क कर रहे होते हैं प्रॉपरली, वो यहाँ भी वर्क नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे क्या होता है, पेड़ खराब होने लगता है, पौधा खराब होने लगता है और समाप्त भी हो जाता है। इसी तरह से हम लोग बात करें इसी एग्जाम्पल की, तो इसी के रूप में अगर हम एग्जाम्पल देखें कि वनों पे जो इफ़ेक्ट आया है, जो फॉरेस्ट पे जो इफ़ेक्ट आया है, उसमें देखें हम लोग अगर, तो जर्मनी के लगभग 8%, कहाँ के? जर्मनी के लगभग 8% जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो नष्ट हो गए और उसका कारण कहीं ना कहीं एसिड रेन मानी जाती है। इसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग, इससे भवनों को संरक्षण के कारण क्षति होती है, पत्थर एवं संगमरमर विशेष रूप से प्रभावित होता है। आगरा का ताजमहल जो है वो इसी कारण से जो है वो धुंधला पड़ता चला जा रहा है। देखो, ये एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर जो है डैमेज बिल्डिंग ड्यू टू कोरेजन, सैंडस्टोन एंड मार्बल आर अफेक्टेड द मोस्ट। ताजमहल ऑफ आगरा इज कलर ड्यू टू एसिड रेन। और ताजमहल ही नहीं, उसके अलावा जो यूनान, इटली, यहाँ पर जो मार्बल के स्टैचूज़ थे, उन सब पर इसका नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, हमने एक अभी शुरुआत में बात करी थी कार्बनिक एसिड की, है ना। अभी तक हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का नुकसान तो समझते आ रहे थे, हमने बात करी थी कार्बनिक एसिड। एक्चुअली ये जो कार्बनिक एसिड होता है ना, ये कार्बनिक एसिड जो है वो सैंडस्टोन और जो पत्थर के जो भी हमारे इमारतें हैं या जो भी स्कल्पचर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। उनको धीरे धीरे उनमें इरोजन होने लगता है, किसके कारण? कार्बनिक एसिड के कारण। और वो इरोजन के कारण जो है वो ख़राब होने लगते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि ताजमहल पे पीलापन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हो, उसमें जो है पीलापन आता चला जा रहा है। उसका जो कलर है वो जो है एक तरह से ये कहें कि फेड होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट इफेक्ट की। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव एक स्थान विशेष तक ही सीमित ही नहीं रहता, बल्कि वायु वेग के साथ दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन कम है तो हमारे यहाँ एसिड रेन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह पर पॉल्यूशन हो रहा हो, वहाँ से के पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन क्रिएट हुई हो, तो उसका नुकसान आपके यहाँ तक भी हो सकता है। द साइड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर लोकेशन बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स अ वाइड एरिया विथ
एयर वेलोसिटी, हवा के साथ जो उसके कण उड़ते हुए जाते हैं वो जो है हज़ारों किलोमीटर दूर तक बह जाते हैं और आगे जाकर हमने भाई गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो वायु एयर के साथ मूव करते हुए आगे तक जाते हैं और जहाँ पर भी इसको नमी मिली, जहाँ पर भी इसको जो है आर्द्रता मिली, ठीक है, जहाँ पर भी नमी मिली, जहाँ पर भी आर्द्रता मिली, या जहाँ पर भी हम कहें कि इसको जो है ह्यूमिडिटी मिली, वहीं पर जो है ये एसिड में क्रिएट हो जाएंगे। एसिड क्रिएट होकर वहाँ पर एसिड रेन होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से भी नुकसान हो सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं अम्लीय वर्षा के कुछ संभावित जो समाधान हैं, उन समाधानों की बात कर लेते हैं। तो समाधान क्या क्या है भैया? तो विभिन्न स्रोतों से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए, वह इन्हें वातावरण में खुलने से या वातावरण में जो फैल रही है उसको रोका जाए। द प्रोडक्शन ऑफ SO2 एंड NO2 शुड बी कंट्रोल्ड, है ना। एट सोर्स दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर और मिक्स इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में नहीं जानी चाहिए। थोड़ी सी इस बार मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, लिखने में कहीं कहीं मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ज़्यादा, तो ये भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो फैक्ट्री से, जो व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन को जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। जब वो पॉल्यूशन रुकेगा तो आराम से हम अम्लीय वर्षा पर रोक लगा सकेंगे। हमें इंडस्ट्रीज़ में स्क्रबर्स का यूज़, बैक फिल्टर, कोलाइडर टैंक्स, जो भी है, जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग नई से नई यूज़ करके पॉल्यूशन को और एडवर्स जो गैसेज हैं उनको निकलने से रोक सकते हैं, हम लोगों को करना चाहिए। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। भाई देखो, पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हमने ये देखा कि पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है यूज ऑफ, हम लोग कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन, जो हमने कहा है ना, जीवाश्म ईंधन का जो हमने एक यूज़ कहा, यानी फॉसिल फ्यूल के जो यूज़ की हमने बात करी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब फॉसिल फ्यूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके अलावा कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा कि उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो उसका उपयोग करो, उसका यूजेस बढ़ाओ, तो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। जो जीवाश्म ईंधन है, जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, उस पर हमारी जो है भारिता जो है वो कम होगी, और वो कम होगी तो सीधी सी बात है कि पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन कम होगा तो एसिड रेन भी नहीं होगी। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी हमें। व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम किया जाए, समय समय पर वाहनों की जांच की जाए, करवाई जाए। यूज़ ऑफ प्राइवेट पर्सनल व्हीकल शुड बी मिनिमाइज्ड, टाइम टू टाइम व्हीकल शुड बी चेक्ड फॉर पॉल्यूशन। वही चीज़ है, पॉल्यूशन चेक होता रहेगा तो कम से कम पॉल्यूशन करेगा व्हीकल, पॉल्यूशन कम से कम करेगा तो गैसेस जो हैं, हानिकारक गैसेस कम से कम उत्सर्जित होंगी, हानिकारक गैसेस कम से कम उत्सर्जित होंगी, तो वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कम जाएंगी, एटमॉस्फेयर में कम जाएंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा और एसिड रेन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। वाहनों का उपयोग कम किया जाए, पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ कम से कम किया जाए, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, बट आज के टाइम में बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली इन इंडिया अगर हम लोग कहें तो। खैर आगे चलते हैं। जहाँ जल स्रोतों में पानी में अम्लीयता बढ़ गई है, वहाँ पानी में चूना डाला जाए, है ना। वाटर रिसोर्सेज वेयर एसिडिटी इन वाटर हैज़ इंक्रीज, लाइम शुड बी एडेड टू वाटर। जो लाइम है, जो चूना है, उसको डाला जाए, क्योंकि चूना क्या करता है? इस एसिडिटी को, इस अम्लीयता को ख़त्म कर देता है। इसी तरह जो मिट्टी में अम्लीयता अगर कहीं पर बढ़ गई है तो वहाँ पर भी मिट्टी में चूना मिलाया जाए, तो उससे क्या होगा कि सॉइल एसिडिटी को भी आप कम कर सकते हैं। यानी इन द सेम वे लाइम मस्ट बी यूज टू रिड्यूस सॉइल एसिडिटी, वहाँ पर मिलाकर जो है सॉइल एसिडिटी को कम किया जा सकता है। ये कुछ बातें हमने करी, लेकिन देखिए घूम फिर के बात एक ही आती है, एसिड रेन को अगर हमें रोकना है, एसिड रेन से बचना है, उसके एडवर्स इफेक्ट से बचना है, तो हमें पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। और पॉल्यूशन कम होगा तो अपने आप ही जो एडवर्स गैसेस हैं, जो हानिकारक गैसेस हैं, हैजार्डियस गैसेस हैं, नुकसानदायक गैसेस जो है, वो अपने आप में जो है कम हो जाएंगी। और कम हो जाएंगी तो क्या होगा कि हम लोग जो है उस नुकसान से अपने आप ही बच पाएंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा
उसका ये जो एसिड रेन का टॉपिक है ये लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने इस पे काफ़ी बिंदुओं पर बात करी, आपने देखा। मैं भी वापस से इनको एक बार चला रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा कई जगह रिटन मिस्टेक रही, लिखने में थोड़ी सी गलतियाँ रहीं, उसको आप देख लीजिएगा एक बार, बुक में को लेकर ही साथ में बैठिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप अपन बात कर सकते हैं। जब तक जो है आप अच्छे से रहिए, गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स का पालन कीजिए, आप मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और आराम से रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।